सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे सानेहा 9 मई केसेस में एक और बड़ा फैसला आ जाया है। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के कई सीनियर रहनुमाओं को सख्त सजाएं सुना दी हैं। कोर्ट ने थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे में 108 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला सुनाते हुए जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद, जबकि साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरू को बरी कर दिया गया है। अब ये सज़ाएं उस वक्त में आना जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के हवाले से एक बड़ी तहरीक के लिए और बड़े जो अवामी इज्तिमा के लिए तैयारियां कर रही है, किस हद तक इम्पैक्ट करेगा और इन सज़ाओं को और इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। सीनियर एनालिस्ट एहतशाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। आप क्या कमेंट करेंगे इन सज़ाओं पर? वैसे तो पहले भी हम देखते रहे हैं कि इससे पहले भी पिछले हफ्ते भी इस तरह के मामला सामने आए, लेकिन एक ऐसे वक्त में आना, अब क़यादत कौन करेगा? 5 अगस्त की तैयारियां भी पीटीआई कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं? अब ना बहुत बड़ा पीटीआई के लिए सेटबैक है। आप देख लें 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस इनकी हो रही है, वो आईन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी जो बनाई है हेडेड बाय एच एक्ज़ई, वो आज मिल रहे हैं और यहाँ तो किसी और जगह शायद नहीं मिल पा रहे थे। और ये हम देख रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का जो इधर घर है, इधर बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, तलात यही है कि लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे और जो पीटीआई चाह रही थी कि ऑन बोर्ड हो जाएं सारे लोग, वो नहीं आ रहे और मौलाना फजल रहमान साहब भी पीछे हट गए। तो लोग नहीं देख रहे कि 5 अगस्त को कोई बहुत बड़ा ये कोई पुट अप कर सकेंगे सक्सेसफुल शो। अब देखें आज की जो सज़ाएँ आमना देखें, ये भी आई ओपनर है। एक तो यह है कि कहा जाता था कि जी सज़ाएँ क्यों नहीं दी जा रही, फैसले क्यों नहीं किए जा रहे। इसकी 2 बड़ी वजूहत थी। एक तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 1935 का जो बड़ा फॉल्टी है, डिफेक्टिव है, उसको तब्दील नहीं किया जा रहा। दूसरा आपने देखा कि अपने 1 साल 1.5 साल अदालतों ने, मैं बबांगे दौल कहूँगा कि जानबूझ के केसेस को डिले किया। इनके केसेस जब जाते थे प्रोसिक्यूशन लेके जाती थी, तारीखों पे तारीखें डाल दी जाती थी। एक ज़माने में तो आपने देखा बहुत सारी जो जजेस हज़रात थे उनकी फेवर किया करते थे उस पार्टी की। भारत अब सेंस प्रिवेल कर गई है तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ऐसा नहीं चलेगा, भी फैसले करें आपने जो करने। और दूसरी बात है, हमने बेशुमार लोगों को रहा भी किया गया मुफ्त औकात में। जिन लोगों ने छोटे छोटे क्राइम किए थे इस हवाले से, जिनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं थी, उनको माफ़ किया गया। उनके वालिदैन ने अंडरटेकिंग दी कि जी इस तरह के वाक़यात में नहीं शामिल होंगे, उनको छोड़ दिया गया। आज भी इसमें देख लें 65 से ज़्यादा लोगों को छोड़ा भी गया इसमें। तो अब सवाल तो ये है कि व्हाट नेक्स्ट। अब देखें पार्टी की क़यादत जो है ना, उनको चाहिए कि सोचें। अभी आप देख लें जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन जिन पे वो जो बहुत बड़े सपोर्टर हैं तनवीर अहमद साहब, वो दोबारा पाकिस्तान में आए हुए हैं। उन्होंने जिस तरीके से आके बातें की हैं, उनका कल एक मैं देख रहा था एक टीवी प्रोग्राम, उसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं 72 घंटे में बानी पीटीआई ने अपने 3 स्टेटमेंट चेंज किए हैं और मैं किस हवाले से कुछ जो करना चाहता था वो सारा मट्टी उस पर फेर दी गई है, पानी फेर दिया गया। अब यह है कि ये किसी जगह एक जगह खड़े नहीं होते। ये जो बात करते हैं, इनकी बाकी दूसरी पार्टी के लोग बात करते हैं, बानी पीटीआई उनको कंट्रडिक्ट कर देते हैं। वो गौर साहब आके कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया की खबर गलत है, वो बानी पीटीआई कहते हैं नहीं जी मेरी तो सोशल मीडिया टीम बड़ा सही कर रही है। देखिए इन्होंने फॉल बैक करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ना सियासी जमातें जो इनके साथ खड़ी हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, ना सियासी रूलिंग पार्टी इनके साथ है। अब इनको जिस तरीके से ऑलवी ब्रांच जो है ना ऑफर की गई मुख्तलिफ वक़ात में कि आए बैठ के बात करें। और 9 मई के ऊपर आप देख लें गंडापुर साहब रिकॉर्ड पे हैं, वो जो कहते हैं कि हमारे भटके लोगों ने काम दिखाया। अब इनको चाहिए कि रास्ता अपने लिए तलाश करें, बजाय ये जो इन्होंने माजराई शुरू की हुई है उसका नुकसान इनको हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता केसेस में साबित हो जाएगा, ऑडियो वीडियो सबूत जिस तरह आए हैं सामने, उसके बाद तो कोई वजह नहीं कोई इनको कह सकेगा कि जिनके साथ गलत हुआ। हाँ ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए फिर वो जो सिस्टम है हमारा जुडिशल सिस्टम इतना डिले करने वाला है, तो इससे तो हौसले पस्त हो रहे हैं पार्टी के लोगों। वर्कर्स तंग आ चुके हैं, सड़क पे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो गिरफ्तार हुए हैं वो कहते हैं नहीं हमें कोई पूछता नहीं। और तो शाहमद कुरैशी जैसे, उमर चीमा जैसे और जनाब एजाज चौधरी जैसे लोग जो है वो बैठे हुए जनाब 5 अगस्त की जो होगी जेल में जो भी अवामी मुजाहरा करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन क़यादत करेगा, क्या मामला बनेंगे पीटीआई के?
देखें, पहले तो ये बहस हो रही थी, ये सवाल बार बार पूछा गया, आप अलीमा बीबी से भी पूछा गया, कोई जवाब नहीं आया, गौर साहब से पूछा गया, नहीं आया। गौर साहब ने कहा जी अपना इमरान खान साहब जेल से क़यादत करेंगे। फिर किसी ने कहा कि जी फिज़िकली नहीं होंगे तो लोग कैसे आएंगे। फिर उन्होंने कहा जी अभी हमने फ़ैसला करना है, आज ये फ़ैसला करेंगे। 2 दिन की मीटिंग जो हो रही है कि कौन क़यादत करेगा, लेकिन जो खबरें आ रही तलात यही हैं कि हम ना अपने अपने शहरों में बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि पहली तो बात है कि कितने लोग निकलेंगे, सवाल ये निशान ये है। इतनी गर्मी है, जो सूरत हाल है, लोगों के इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, लोग जो जेलों में जाते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। जब तक कि ये रिव्यू नहीं करते, रीविजिट नहीं करते अपनी पॉलिसी को, पीटीआई मेरा ख्याल है अपने लिए मुश्किल पैदा करती रहेगी और नतीजतन ये 100 लोग जो है ना कोई मुश्किल में रहेंगे। डीप वाटर्स में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है एहतशाम साहब, हमारे थैंक यू सो मच इस तज्जिए के लिए, लेकिन हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आप वहाँ पर भी अपना तज्जिया दीजिएगा। कराची का शहर जो कि हम देखते हैं अंधेरों, ओवर बिलिंग और ख़राब सर्विस से तंग करने वाली के इलेक्ट्रिक अब अपने ही दफ्तर की ख़वातीन को हरासा करने लगी है। जिन दफातर से बिजली की रोशनी फैलनी चाहिए, वही हम देख रहे हैं ख़वातीन मुलाजमीन के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। और ये इल्ज़ाम किसी निचले दर्जे के मुलाजिम पर नहीं, बल्कि ख़ुद के इलेक्ट्रिक के CEO मुनिस अलवी पर साबित हुए। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इदारे की एक खातून मुलाजिम महरीन ज़हरा ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे सूबाई मुहतसिब आला ने दुरुस्त करार देते हुए CEO के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी को बरतरफ कर 25 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई। फैसले के मुताबिक मुनिस अलवी ने हरासा किया और जहनी टॉर्चर किया। अगर वो जुर्माने की रकम अदा ना करें तो उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने का हुक्म सामने आया है। ये फैसला नाजरीन ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 2010 के तहत सुनाया गया है, जो हर इदारे के लिए एक सख्त पैगाम है। मुनिस अलवी ने जून 2018 में के इलेक्ट्रिक को बतौर CEO ज्वाइन किया था और 3 हफ्ते कबल जब उनकी मियाद ख़त्म हो रही थी तो इदारे ने एक मरतबा फिर उनको इसी ओहदे के लिए दोबारा तैनात कर दिया। सूबाई मुहतसिब के फैसले ने के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया की तरजीह पर भी कई सवालात खड़े कर दिए। अब इस मामले पर क्या मामलात किस तरह से देख रहे हैं, के इलेक्ट्रिक इस सारी सिचुएशन को कैसे देखेगी, क्या इसका नोटिस उनके लिया जाएगा जो मुलाजमीन मामलात में मुलव्वस हैं। पहले एहतशाम साहब का मैं तज्जिया लूँगी। एहतशाम साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? मुनिस अलवी के खिलाफ ये जो फैसला आया है और इनको अब ओहदे से हटा भी दिया गया है। देखें जी, मेरा ख्याल है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कहा जा रहा है कि बहुत पुराना केस था और इस पर इसको लेट किया गया, डिले किया गया, उसके बाद ये फैसला है। मेरा ख्याल है ये तो पाकिस्तान में जो हम देखते हैं कि एग्जेक्टिव पोजीशन पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक मेरा ख्याल है लम्हा फ़िक्रिया और एक तंबीह भी है। और जिस तरीके से मुनिस अलवी साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, एक तो वैसे आपने देखते हैं, आप कराची में रहती हैं, कराची के शहरी जिस तरह तंग रहते हैं, बिजली है नहीं है और इन्फ्लेटेड बिल है, बिजली आए दिन टैरिफ उनका बढ़ाया जाता है। एक तो वो मसाइल हैं। दूसरा आपने देखें इस वक्त जो हम देख रहे हैं 17% जो जिनकी शेयर होल्डिंग है उनको सर अपना दिया हुआ है चलाने के लिए कि इलेक्ट्रिक को, और 35% वाले जिनके शेयर हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। एक तो यह है कि आप देख लें जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो तो सिफर है, लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ से ये ख़वातीन के बारे में सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो खबरें हैं मेरा ख्याल है बहुत ही शर्मनाक है। मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए फौरी तौर पे, ना सिर्फ ये कि जिनको सज़ा के साथ साथ फौरी तौर पे हटाया जाए और वाकई ये कहा जो जाए कि जी बाहर ना जाने दिया जाए, इसको मेक श्योर किया जाए कि ऐसा ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, आपने देखा हमारे यहाँ एक दिन बात होती है, दूसरे दिन ख़त्म हो जाती है, लोग अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट केस है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, सिंध हुकूमत के लिए, कि इतना बड़ा बयान आ जाना सूबाई मुहतसिब की तरफ से फैसला आ जाने के बाद कोई वजह नहीं है कि अपनी सीट पे रहें। और फिर यह कि ये एक जिसको कहना चाहिए हम ना कि बाकियों के लिए मिसाल आपने बनाना है तो इस सज़ा को पक्का करें और फिर ये मेक श्योर करें कि ये बाकी अदारों में इस तरह की चीज़ें ना हो। तो मेरा ख्याल है जिस खातून ने 5 साल तक ये केस लड़ा है और इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं तकलीफ़ उठाई है ज़हनी, और तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए बहुत अच्छी बात है। और मुनिस अलवी जैसे मेरा ख्याल है लोगों को जिनको है ना उनको हटाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है ना वो किसी सूरत में इतनी बड़ी पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुतासरा खातून के वकील अली उमराव साहब भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आप कामयाबी के लिए आप मुबारकबाद के हकदार भी हैं, और ये सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं, हर उस औरत की कामयाबी है जो इस तरह के मसाइल से दो चार है। अब ये कहिएगा अली उमराव साहब, आपका एक्सपीरियंस इस केस में कैसा रहा? किन मसाइल का, ऑब्वियसली एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक शख्स के खिलाफ जो पावर में भी है, ये केस लेकर चलना, और किस तरह से आपने लेकर चले और आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? उसके साथ साथ इस चीज़ पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो हैरेसमेंट के केसेस हैं वो ना सिर्फ सेक्सुअली हैरेस किया जाता है बल्कि मेंटली हैरेसमेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब
पाकिस्तान का कानून इस हवाले से कितना एक्टिव है, एक्टिवली इस पर काम हो रहा है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने पहली चीज़ जो पूछी कि जी केस में एक्सपीरियंस कैसा था और इसकी जर्नी केस की बेसिकली, जो कि एक विक्टिम जो थी उसके लिए तो मुश्किल थी, बाकियों के लिए भी, हम वकीलों के लिए भी इतना आसान चीज़ नहीं थी। रीज़न बीइंग कि जब इतने ताकतवर आदमी को आप ट्राई कर रहे हो तो वो फिर अपने सारे एवेन्यूज इस्तेमाल करता है, और इसके अंदर भी यही हुआ है कि ये केस पहले सिंध हाई कोर्ट गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जो कि एक सीनियर वकील है इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी साहब, मेरे भी सीनियर हैं, वो उसको भी देख रहे हैं। तो इन्होंने जितना डिले करने की कोशिश कर सकते थे किया इसको, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब फाइनली जो है ओम्बुड्समैन में से फैसला दे दिया है और वो विक्टिम के फेवर में दिया है उन्होंने। दूसरी बात जहाँ तक आपने की जी कानून अब ये हरासमेंट का किस तरह अनफोल्ड कर रहा है, ये कानून जो पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है रिसेंटली, ये बहुत एक खुशाइन चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे हाई कोर्ट तक और फिर ओम्बुड्समैन तक सबका एक ही इसके ऊपर व्यू है कि जी हरासमेंट सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, ये हर तरह की हरासमेंट है कि आप इंटिमिडेट कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, आप गालियां दे रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप उनको डिमीन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं औरतों के साथ, वो सबको एम्बेट में हरासमेंट के लेके हैं। तो ये कानून की इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट में खासतौर पर ऑनरेबल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन की इसकी अपनी रिसेंट जजमेंट्स में। तो अब जो पाकिस्तान में एज वी स्पीक कानून है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो वुमेन के फेवर में है। बिल्कुल ठीक है। और आप ये समझ रहे हैं कि अब इस वक्त इसकी काफ़ी कड़ी सज़ा है, वो चाहे बीट किसी भी किस्म की हम हरासमेंट की बात करें, आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं और इस पर कंप्लाइंट करेंगे इदारे आपके साथ। जी जी बिल्कुल। अगर एक चीज़ मुझे इजाज़त दें कहने की, देखिए अगर एक जुमला मैं कहूँगा, मैं इस वक्त थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। जितने हमारे हुकूमत में लोग बैठे हैं, हमारी जो अपना बड़ी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बाकी जगहों पे लोग बैठे हैं, मैं सवाल करूँगा क्या उनकी माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं? जिस तरह आपकी हैं, मेरी हैं, सब लोगों की क्या नहीं है? क्या वो नहीं देखते कि इस तरह के लोग जो जिनको जिनसी दरिंदे बन के सोसाइटी में सामने आते हैं, उनका कला कमा किया जाए, उनके साथ क्यों नरमी रखी जाए, क्यों जिसको कहते हैं जिनके असर रखने वाले लोग हैं उनका साथ दें? मेरा ख्याल है वक्त आ गया इन लोगों को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। जी डेफिनेटली। जी अली साहब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो ओम्बुड्समैन, अगर आप किसी सूबे में हैं तो आप अपने रेलेवेंट ओम्बुड्समैन के पास जाएंगी, पंजाब में तो पंजाब के ओम्बुड्समैन, सिंध है तो सिंध के, और आपके पास उससे पहले भी एक और ऑप्शन भी आपके पास कि आप इंटरनल जो कमेटीज कंपनीज ने बनाई होती है, वो लॉ को पाबंद करता है बनाने के लिए, आप वहाँ भी रुजू कर सकती हैं। लेकिन आप एट अ टाइम दोनों में भी आ सकते हैं। आप सिंध ओम्बुड्समैन या कोई भी ओम्बुड्समैन उसके पास डायरेक्टली भी जा सकते हैं और कमेटी के पास भी जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन एक वुमेन के पास मौजूद है। और अब जाएंगे उधर तो इंशाल्लाह जो अब रिसेंट ट्रेंड है कि अब कंप्लायंस होती है, उसकी लॉ की कंप्लायंस होती है, इंप्लीमेंट कराते हैं लॉ को, और ये बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है। बहुत शुक्रिया अली उमराव साहब, आपने इस हवाले से बात की। इसी हवाले पर बात करने के लिए ताहा अहमद खान साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच ताहा साहब। किस तरह से देख रहे हैं मोनिस अलवी साहब जो कि CEO हैं के इलेक्ट्रिक के, अब तो खैर वो अपना ओहदा खो चुके हैं, उन पर हरासगी का केस जो है वो आज हम देख रहे हैं उस पर फैसला आया और वो साबित हो चुका है। अब ना सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है बल्कि 25 लाख उन पर फाइन भी इम्पोज किया गया है। कैसे इस फैसले को देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे इन बड़े इदारों में बैठी हुई ऐसी काली भेड़ें जो हम देखते हैं कि इदारा तब तक उनका सेवियर बना रहता है लेकिन जब तक कोई जुर्म साबित ना हो जाए, क्या आप नहीं समझते कि जिस वक्त ये इल्ज़ाम सामने आया उसी वक्त इदारे को एक्शन लेना चाहिए? देखिए, चाहे के इलेक्ट्रिक हो, चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे किसी भी सतह का अमला हो, किसी भी सतह का अफसर हो, ये जो मसाइल हैं ये बुनियादी हुकूक के मसाइल हैं। इनको हमें बुनियादी हुकूक के मसाइल की तरह ही देखने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क का कानून और आइन इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी आदमी औरत या कोई भी शख्स ऐसी हरकत किसी के साथ करने की भी ना सोचे, कतई नज़र कि उसका ताल्लुक किस इदारे से है, किस इनकम बैकग्राउंड से है, किस एथनिक बैकग्राउंड से है या किस मजहब से है। ये हमारे कवानीन जो हैं उनमें सजाएं होनी चाहिए, ऐसी सजाएं होनी चाहिए कि जिससे देख के दूसरा आदमी कोई भी ऐसी हरकत करने का ना सोचे और इबरत हासिल करे। जाहिर है कवानीन मौजूद हैं, जो जिस केस को आप अभी रेफर कर रहे हैं उसमें भी गए होंगे, कानून की नज़र से देखा गया होगा। अच्छा, मोनिस अलवी साहब के पास भी अपना राइट टू अपील महफूज है। तो जितने भी मैं कहता हूँ
फैसले हों, जितने भी ऐसे मामलात हैं, उनको बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में ये कल्चर भी है कि इन पोजीशंस पे बैठे हुए जो आला ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, इदारे उन्हीं के सेवियर बन जाते हैं। सबके लिए तो नहीं, लेकिन हम कई केसेस ऐसे हम देखते हैं। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक और तशवीशनाक हम देखते हैं। जहां तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, जिसकी नुमाइंदगी आपके चैनल पे मैं इस वक्त कर रहा हूं, तो चाहे कराची हो, चाहे सिंध हो, चाहे पाकिस्तान हो, या चाहे दुनिया में कहीं भी जब जब जुल्म होगा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मजलूम के साथ खड़ी होगी। जहां जहां सच और झूठ की लड़ाई होगी, हम सच के साथ खड़े होंगे। जहां जहां हक और बातिल की लड़ाई होगी, आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हक के साथ खड़ी हुई बातिल के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह नजर आएगी। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा कि इस मुल्क में कवानीन जो है वो बराबरी के होने चाहिए, चाहे कोई छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और ऐसे सख्त सजाएं मिलनी चाहिए जिसके बाद कोई भी शख्स ऐसी ना किसी पे झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कर सके और ना कोई शख्स ये सोच के किसी के साथ गलत करे कि मैं तो बड़े आला ओहदे पे हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल इबरत पकड़नी चाहिए। थैंक यू सो मच ताहा अहमद खान साहब, आपने इस पर अपना टेक। एहतशाम साहब हमारे साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के लिए आज अच्छी खबरें हैं और उनमें से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक तारीखी तिजारती मुआहदा हो गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर निकालने के लिए मिलकर काम करने का ऐलान करते हुए कहा कि मुमकिन है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता हुआ दिखाई दे। मुआहदे के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में नुमायां कमी की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें रंग लाई हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत को पाक अमेरिका ट्रेड डील से डबल झटके लगे हैं। ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ, जुर्मानों और 7 बड़ी भारतीय कंपनीज पर पाबंदी ने दिल्ली में हलचल मचा दी है। दूसरा, ट्रंप ने मोदी सरकार पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा है कि आई डोंट केयर, भारत भाड़ में जाए। अब हम देख रहे हैं कि ये रवैया जो अमेरिका का हम देख रहे थे अरसे से इस खित्ते में भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और हालिया कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका की बदलती हुई जो सिचुएशन है टुवर्ड्स भारत वो हमारे सामने खुलकर सामने आई है। क्या पोजीशन उन्होंने ली वो सबके सामने मौजूद है और उसके बाद सख्त स्टेटमेंट्स का आना और फिर अब जो ट्रेड के हवाले से और आज ये खबर भी आना कि 6 जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ईरान के साथ पेट्रोकेमिकल उसमें ट्रेड के हवाले से मुलविस हैं या उनके साथ काम कर रही हैं, उस पर इंडिया हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस का सामने आना है। ये काफ़ी बुरी खबरें आज भारत के लिए भी हमारे सामने आ रही हैं, जहाँ पर एक जानिब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है नईम कुरैशी साहब ने, इकॉनमी एक्सपर्ट हैं और इनके साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अहमद हसन अल अरबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्जिया लेते हैं। सबसे पहले मैं नईम साहब आपसे आगाज़ करूंगी। आज का दिन पहले तो मैं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है मुआशी एतबार से अगर देखा जाए, तो मैं इस लिहाज से बात करना चाहूँगी कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इस मुआहदे का होना और इसके असरात मुआशी लिहाज से आप किस हद तक देखते हैं। रियलिस्टिकली अगर हम बात करें किन चीज़ों का पाकिस्तान को अब ख्याल करना पड़ेगा? पाकिस्तान जो है वो उन चंद मुल्कों में से है जिनके बारे में सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नर्म गोशा रखते हैं और अब जब ये नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात या फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात के बाद जो भी सूरत हाल डेवलप हुई है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान जो है अपने लिए कम से कम टैरिफ मंजूर कराने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाब होगी। इससे पाकिस्तान की अमेरिका में जो एक्सपोर्ट्स है उसे जो है वो बूम मिल सकता है। दूसरी तरफ जहां तक पेट्रोल की ऑयल का मामला है, जो मुआहदे हो रहे अभी उसकी तफसीलात हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये दोनों मुल्कों के मुआशी मामला जो है वो आगे बढ़ाने में बड़े मदद माविन साबित होंगे। उसके अलावा देखिए ये है कि ये जरूर है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में वाकई तेल के ज़खायर कितने हैं। मैं समझता हूँ ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का हुस्न ज़न है कि वो पाकिस्तान के बारे में ये समझते हैं कि शायद हम इस पोजीशन में आ जाए जल्दी कि तेल के ज़खायर इतने हो जाएं कि हम न सिर्फ कि दुनिया को एक्सपोर्ट करें बल्कि इंडिया को भी एक्सपोर्ट करने लगे।
अब ये अलहदा बात है कि हमारे ताल्लुकात भारत के साथ ऐसे होते हैं या नहीं होते कि हम उनके साथ एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ये है, दूसरी तरफ ये है कि भारत को जो है वो सबसे बड़ा झटका लगा है। देखिए भारत जो है वो, मैं बाज औकात जयशंकर साहब को जब मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ये तासुर देना चाहते हैं कि शायद वो सल्तनत रोम जो है उसके वजीर खारजा हैं। उनका जो अंदाज था, और वो ये समझ रहे थे कि शायद उनकी सिफारतकारी बड़ी कामयाब है, क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा कि यूक्रेन और रशिया की वार के दौरान भी जो है उन्होंने रशिया से मुसलसल जो है वो तेल खरीदा और इसका उन्होंने बहुत फायदा उठाया। मॉनिटरी उन्हें बेशक बहुत फायदा हुआ जिसका उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा भी किया। उसके अलावा ईरान के साथ जो है उनकी कंपनियां मुसलसल ट्रेड कर रही थी। इससे पहले भी जो है वो अमेरिका 2 इनकी कंपनियों पर जो है सैंक्शन लगा चुका था। ये मजीद 6 कंपनियों पर सैंक्शन लगाई है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का मामला यह है कि वो शुरू से एक बहुत बड़े कारोबारी रहे हैं और मैंने उन्हें हमेशा फॉलो किया है। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, हाउ टू मेक अ डील। एक जमाने में वो बैंकरप्सी में जा रहे थे, तब भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बैंकों को जो है वो हैंडल किया था। तो बात यह है कि वो जिस तरह दुनिया को देख रहे हैं, वो इस वक्त उनका जो ये दौर है, मुझे लगता है कि ये इकोनॉमिकली ही डोमिनेट करेंगे। और जैसा वो बार बार अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो जंगों को जो है हवा नहीं देंगे या जंगों को नहीं होने देंगे या जंगों को रोकेंगे, तो अभी तक उनकी पॉलिसी यही नजर आती है। भारत में इस एतबार से बहुत कोहराम मचा हुआ है, उनके स्टॉक एक्सचेंज से भी आज ये बात जाहिर हो गई है। और उसके बरक्स पाकिस्तान में जो है वो आज 1500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में के साथ ही। उसके अलावा ये है कि मैं समझता हूं इकोनॉमी भी कहा ट्रम्प साहब ने अपने ट्वीट में भारत के लिए। सर वक्त कम है, मैं अपने अगले गेस्ट की जानिब जाऊंगी। अहमद, आप व्हाइट हाउस का बदलती हुई पोजीशन टुवर्ड्स इंडिया और पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ती हुई, उसकी वजह क्या समझ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि मोदी साहब ने, जैसे ही ट्रम्प साहब ने हल्फ उठाया था तो मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए थे और उसमें उन्होंने टैरिफ का मामला खास तौर पे वहाँ पर उजागर किया था और उनसे टैरिफ के लिए कहा था कि इसमें थोड़ी सी इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। लेकिन ये 25% का टैरिफ उन पर लग जाना, फिर 6 इंडियन कंपनीज उन पर सैंक्शन आना, फिर बार बार ये बयानात भी सामने आना, उनके जो नैरेटिव इंडिया सेल करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और वो बार बार राफेल की बात करते रहे कि 6 इंडियन जेट्स हैं वो पाकिस्तान ने डाउन की और मैंने मीडिएशन करवाई है। अब हम देख रहे हैं कि ग्रोइंग प्रेशर इंडिया में, इंडिया के अंदर से भी है और फिर बाहर से भी दुनिया भी उनको धुतकार रही है। कैसे देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अमेरिका की जो व्हाइट हाउस की आपने बात की है, जो पॉलिसी आ रहा है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आप अगर दुनिया को देखें तो जो इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी होती है, वर्ल्ड ऑर्डर होता है, वो हमेशा फ्लक्स में होता है, चेंज हो रहा होता है। और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जो मुल्क अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हैं वही दुनिया में कामयाब रहते हैं। आपसे 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर इस दौर की तारीख लिखी जाएगी, स्पेशली साउथ एशिया की, तो प्री पहलगाम और पोस्ट पहलगाम एरा के कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाएगी। बिकॉज पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद जो जंग हुई है, वॉर एक्चुअली चेंज्ड एवरीथिंग। और अभी भी आप अमेरिका की अगर इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें जो तब्दीलियां आई हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप से पहले तक जो प्रेसिडेंट्स थे उनमें, और डोनाल्ड ट्रंप इस दफा जब इलेक्शन जीत के आए तो उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उस नारे का मकसद क्या था? और ये एक सिर्फ स्लोगन नहीं है, एक पूरी लॉबी है अमेरिका के अंदर, अमेरिकन पेट्रियट्स जिनको कहते हैं, जो अमेरिका से कहते हैं कि हम प्यार करने वाले। टकर कार्लसन उसका एक मेंबर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है और इसका ये बिलीफ सिस्टम है कि अमेरिका को दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज अमेरिका जंगों के ऊपर जाया कर रहा है, अमेरिका को वो समेटने चाहिए। और हमें अमेरिका के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, होमलेसनेस है, अमेरिका की जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया उसी पॉलिसी पे चल रहा है कि मैं रीजन के अंदर जंगे करूंगा, अखंड भारत बनाऊंगा, मैं वॉर हिस्टीरिया इंडिया का आप देख सकती हैं, जो असला जिस तरीके से वो खरीद रहा है। तो यहाँ पे एक बेसिक इख्तलाफ आ जाता है, एक नेचुरल डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जो इस वक्त पावर में एंड द इंडियन पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जो इस वक्त पावर में। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान हैज इमर्ज एज अ रीजनल स्टेबलाइजर, जो रीजन को स्टेबलाइज करना चाहता है। चाहे ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, आपने देखा पाकिस्तान का रोल वहां पे भी अमन का था। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हो, उसमें भी पाकिस्तान ने डिटर किया इंडिया को, अपने से बड़ी ताकत को, ताकि खत्ते के अंदर स्टेबिलिटी रहे। और नेचुरल जो अलाइनमेंट है पाकिस्तान के थॉट प्रोसेस की, वो अमेरिकन
प्रोसेस के साथ आपको नजर आती है। इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि साउथ एशिया के अंदर जो बैलेंस है पावर का वो टिल्ट कर रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपको पता है कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो आपने ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि वो बहुत उनको चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज की वो मिले, कि वो कहते हैं कि मैंने इतनी ज्यादा जंगें रुकवाई हैं और सबसे बड़ी जंग जो वो कहते हैं कि मैंने रुकवाई है, जो न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी इंडिया पाकिस्तान, उसमें इंडिया गया डोनाल्ड ट्रंप के पास कि आप ये जंग सीज फायर करवाएं, लेकिन उसके बाद पब्लिकली वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। सो ये एक दूसरा फैक्टर है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो 70 साल से ख्वाब रहा है फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का, पाकिस्तान से प्यार करने वालों का, आज पाकिस्तान बहुत खूबसूरती से इन तीनों पावर्स के दरमियान अपने आप को नेविगेट कर रहा है और अपने इंटरेस्ट यानी सही डायरेक्शन में पाकिस्तान इस वक्त है। बिल्कुल ठीक है। मैं एहतशाम साहब की जाने बढ़ूंगी। एहतशाम साहब, आपसे स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाहूंगी, एक तो टैरिफ के हवाले से वजारत खजाना काफ़ी पूरी उम्मीद है कि इसमें कमी की जाएगी, हमें कितना इस पर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए? दूसरी चीज़ ये कि जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स की बात करें ट्रंप साहब, पाकिस्तानी की बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की कि उन्होंने जाके कन्विंस कर दिया, ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसके बाद इम्तिहानात हमारे लिए क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं आगे? देखिए आमना, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हम अपना जो सिस्टम है उसको कैसे ठीक करते हैं, अपने हम बरामदात को किस तरह बढ़ाते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा लैप्स है हमारा तिजारत के हवाले से। हम कहते हैं हमारे पास सरप्लस गुड्स ही नहीं है, वो कितना होगा और वो कहाँ जाएगा और किससे कितना पैसा मिलेगा, वो एक अहम सवाल है। देखें, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, जिस तरह उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आई एम वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान, तो वो आउट ऑफ दी वे जाके लग रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं। $7 बिलियन की तकरीबन हमारी तिजारत है, हमारी एक्सपोर्ट है उनके साथ, इसमें बढ़ोतरी जो है ना होती नज़र आ रही है। और टैरिफ कम से कम देखें ना, 7 तो 2 टेक कंपनी है पाकिस्तान ने, उन पर टैरिफ 5% कम कर दिया है। इस पर तो अमरीकी बड़े खुश हुए हैं। हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरत वाली थी कि हमारे साथ कैसा सलूक होगा, तो हमें तो उन्होंने बड़ा वाज़े मैसेज दे दिया कि जी पाकिस्तान के साथ जिसको कहते हैं हाथ थोड़ा रखा जाएगा। यही बात जो है ना इसहाक डार साहब ने भी किया और वहाँ से जो खबरें आई वही हुई हैं। देखें, अब अहम बात हमने सारे मामले में है कि जो बात समझने वाली वो ये है कि ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर जो है ना वो हम देखते हैं कई दहाइयों पे था, उसमें तब्दीली आ गई है। और अब हिंदुस्तान के वाले से हम जो देखते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हुई है और हुई थी 25 साल पहले जब क्लिंटन गए थे भारत, उस पर बहुत बड़ी दरार आ गई है। उसके बाद से आप देखिए हिंदुस्तान के साथ जो सख्ती हो रही है कि 3% टैरिफ से 25% कर दिए गए, यानी जुल्म आप देख लें कितना हिंदुस्तान करता था कि सेब पर 50 पर अमेरिका से जब सेब आता था 50% उस पर टैरिफ था, बादाम पे 70% टैरिफ था। $130 बिलियन की अमेरिका की और भारत की सालाना तिजारत, ठीक है, उसमें $50 बिलियन जो है ना हिंदुस्तान कमाता था। और आप देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वाज टिल्टेड इन फेवर ऑफ इंडिया। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का भी बड़ा दुख है और गुस्सा भी है, बल्कि सो मेनी लव्स। वो जिस तरह बात कर रहे हैं कि जी कि भारत से नाराज़गी की एक वजह बड़ी ये भी बन रही है कि F-35 जहाज़ जो अमेरिका से ख़रीदने थे फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी जगह पे Su-57 जहाज़ वो ख़रीद रहे हैं जाके रशिया के साथ। तो इसके साथ साथ वो जो उनकी एयरलाइंस हैं वो कह रही हैं कि जी हम बोइंग तैयारे नहीं लेंगे, हम लेंगे अपना एयरबस। इस पे भी उनका बड़ा गुस्सा है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का भी बड़ा गुस्सा है कि हिंदुस्तान जो है वो $61 बिलियन वो जो है ना वो रशिया को दे रहा है वहाँ से तेल खरीद के और जहाज़ खरीद अपना वेपन खरीद के, और रशिया जो है ना वो ताकतवर हो रहा है, उसके पास पैसा जा रहा है, वो यूक्रेन की जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं, वो तो इस चक्कर में है कि मैं कब्जा करूँगा। तो उन्हें इस बात का भी बड़ा गुस्सा है। देखिए हम ना इसमें एक बहुत जो इंपॉर्टेंट कैच है वो इस वक्त यह है कि चाइना ने भी ये टैरिफ जो अनाउंस किए गए मुख्तलिफ मुल्कों के लिए, उन्होंने पाकिस्तान और भारत सबको उन्होंने सपोर्ट किया है। और वो कह रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका मिल के जो है ना वो तिजारत और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पीस, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की स्टोरी पढ़े तो आपने, मैं तो बड़ा परेशान भी हुआ। और सरप्राइज में, जी हाँ, सरप्राइज जो हुआ जिस बात पे, वो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम हुआ जो बहुत सख्त ट्रंप के खिलाफ है, और वो जब भी उनका रिपोर्टर जाता है वो फेक न्यूज़ करके उनको कहते हैं चले जाओ। आज उनकी रिपोर्ट कहती है कि हम गलत थे, प्रेसिडेंट ट्रंप वाज राइट जब वो बात कर रहे थे टैरिफ की। और एक बात उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड का जो विजन इनका है अपना प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो सबसे अच्छा साबित हुआ है। और आखिरी बात हम ना, हमारे लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इसका भरपूर तजारती फ़ायदा उठाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना रीअलाइनमेंट करें कि हमने क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, सरप्लस गुड तैयार करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, ताकि अमेरिका कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप भेजें, लेकिन सामान आपके पास हो तो आप बेचेंगे ना। या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको कम करें,
करें, तेल पानी बिजली की कीमतें कम करें, इंडस्ट्री लोग लगाएं, प्राइवेट सेक्टर, वहाँ से जब चीज़ें पैदा होंगी तो बाहर जाएंगी ना, जो बनेंगी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका की तरफ से हमें फ्री हैंड दे दी गया है कंपेयर टू हिंदुस्तान, सियासी तौर पर, मिलिटरली भी, अदरवाइज जो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। हमारी नेक्स्ट स्टोरी पाकिस्तान की स्पेस जर्नी से रिलेटेड है। आखिर वो दिन आ ही गया जब पाकिस्तान ने अपने खलाई प्रोग्राम में एक नया संगे मील अबूर करते हुए जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया, जो चाइना के शीचांग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। इससे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान 2018 में पहला मकामी तौर पर तैयार करदा PRSS-1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और सैटेलाइट EO-1 ये खला में भेज चुका है। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक नए सैटेलाइट से पाकिस्तान का खलाई नेटवर्क मजीद मजबूत होगा। इसी पर बात करने के लिए DG स्पार्को मुश्ताक सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगी कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक अहम दिन भी है, एक माइलस्टोन अचीव किया पाकिस्तान ने। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे काम करेगा, और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी सवाल किया कि किन किन शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला सकता है। डेफिनेटली पाकिस्तान की जो अर्थ कैपेबिलिटीज़ हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़, ये बेहतर तो होंगी, स्ट्रेंथन होंगी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ चाइना, इसके बगैर हम कब तक स्पेस जर्नी को बेहतर बना सकेंगे पाकिस्तान? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिन्हें हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कह रहे हैं, ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं। ये खला से ज़मीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें अक्वायर करते हैं, वो तस्वीरें रेडियो फ्रिक्वेंसी लिंक पे ग्राउंड स्टेशन पे हमें मौसूल होता है। इन तस्वीरों को हम जो है ना मुख्तलिफ शोबों में एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिज़ास्टर की पेश की इतला, अर्ली वार्निंग, डिज़ास्टर के दौरान रेस्क्यू की प्लानिंग, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन है इकट्ठे करना, वो इन तस्वीर की मदद से की जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जो है ना क्रॉप एस्टिमेशन, पीरियडिकल क्रॉप हेल्थ असेसमेंट भी इन तस्वीरों की मदद से हम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें अर्बनाइजेशन है, अर्बन प्लानिंग है, मेगा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मॉनिटरिंग है, ओशनोग्राफी है, ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग है और फॉरेस्टेशन है। ये सारी जो एप्लीकेशन है इन सैटेलाइट की इमेजरी की मदद से की जाएंगी, वो की जा रही। साथ में जो आपका दूसरा सवाल था कि हम जो है ना चाइना के साथ जिस तरह से कोलैबोरेशन में चल रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ना 2018 में हमने अपने इंडिजीनियस प्रोग्राम का आगाज किया था, जो PACTIS-1 था। वो फुली इंडिजीनियस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, जिसकी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग स्पार्को के इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में की थी। इसी तरह से EO-1 भी जो है ना एक इंडिजीनियस सैटेलाइट था, जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार हुआ। तो पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी प्रायोरिटीज़ है। हमारी टॉप प्रायोरिटी इंडिजनाइजेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्वायर कर चुके हैं, और सैटेलाइट जो है ना हम इंडिजीनियसली डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अच्छा, एहसान इकबाल साहब इस वक्त चाइना में ही है इसी सिलसिले में, और हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने जब कल इस तकरीब से उन्होंने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट ईयर चाइना की मदद से ही हम स्पेस में अब भेज रहे हैं अपने खलाबाज को, पाकिस्तानी खलाबाज जाएगा और ये भी एक नई तारीख रकम करेगा। ये हमारे लिए बहुत ही, हम देख रहे हैं कि एक ऐसा तारीखी मरहला होने जा रहा है अगले साल भी, और अभी भी तारीखी लम्हा है, लेकिन इसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगेन मेरा क्वेश्चन के जो पहला क्वेश्चन था उसके पार्ट में ये भी था कि हम कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट कब होंगे इस सारी, और या इसके लिए कितना लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ेगा, किन वसाइल का हमें इस वक्त सामना है, किन वसाइल में कमी आप समझते हैं कि जिन पे काम किया जा सकता है? जी, मैं यही बताना चाहता था आपको कि जो हमारा स्पेस PN 2047 अप्रूव्ड है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है स्पेस से रिलेटेड। सैटेलाइट डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है, उसमें लाइफ व्हीकल की डेवलपमेंट भी शामिल है, लेकिन सारे प्रोग्राम्स में हम उनकी प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं।
इस वक्त हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो सैटेलाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, इस फील्ड में जो है इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज अक्वायर करने की है। वो कैपेबिलिटी हम अक्वायर कर चुके हैं। इस वक्त हम अल्दो जो है ना चाइना पे डिपेंडेंट है लॉन्च के लिए, न सिर्फ हम बल्कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी अपनी लॉन्च व्हीकल नहीं है। तो जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान की ज़रूरियात को नज़र रखते हुए सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे स्पेस विजन के अंदर इनलिस्टेड हैं और उनको हम जो है ना उनकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो है ना मुकम्मल करते जा रहे हैं। इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी सैटेलाइट फील्ड में इंडिजिनाइजेशन थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अक्वायर कर ली। तो फ्यूचर में ये बाकी जो स्पेस प्रोग्राम्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी जो ना काम जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। गो मुश्ताक सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से पाकिस्तान को इस वक्त क्लाइमेट क्राइसिस का सामना है, उसके चेंजेस की वजह से हम देख रहे हैं कि अब तकरीबन 2022 के बाद हर साल ही एक फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट होती है और बहुत सी हम देखते हैं कि लाइफ लॉसेस ना सिर्फ बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भी देखते हैं। तो ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जैसे कि हमारे गेस्ट भी इस हवाले से बता रहे थे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो अर्ली वार्निंग्स है इस हवाले से हमें आगाह रखेगा और बहुत बेहतरी की सिचुएशन पैदा होगी, हम उम्मीद करते हैं। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन एक और बड़े ही अहम इशू की जानिब मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी ही अजीब सी सूरत हाल, तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई है। पंजाब के शहर कसूर और फिर मुल्तान से ऐसी खबरों का हमारे सामने आना जहाँ पर हम देखते हैं कि नन्ही बच्चियाँ वो महफूज नहीं हैं। नाजेबा हरकत की उनकी वीडियोज़ ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दी है। कसूर की अगर हम बात करें, वहाँ पर मुलजिम ने शाह इनायत कॉलोनी में गली में खेलती बच्ची को हैरास किया, गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में ज़ख्मी होकर पकड़ा गया। जबकि अगर हम मुल्तान के इलाके में बात करें, इसी हफ्ते में तकरीबन एक दिन के गैप के बाद ये खबर सामने आती है कि रशीदाबाद में भी 8 साला बच्ची को हैरास करने का एक वाक़या पेश आता है और उस मुलजिम को बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस फुटेज के बाद बच्चों के जो जिनसी इस्तेहसाल के अदादो शुमार ये बताते हैं कि पंजाब ऐसे जराइम में सरे फहरिस्त है जहां कसूर बदनामी की अलामत बन चुका है। साहिल नामी तंजीम की एक रिपोर्ट है क्रूल नंबर 2024 के नाम से, जिसके मुताबिक गुज़श्ता साल 3,364 बच्चों से ज़्यादती के केस रिपोर्ट हुए, जबकि जो ना रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा है। 2018 में कसूर की ज़ैनब के साथ ज़्यादती और कत्ल के बाद पूरा मुल्क लरस गया था और फिर ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर हुआ। इस बिल के तहत ज़्यादती और अगवा जैसे जराइम पर फौरी कार्रवाई, तफ्तीश और सज़ाओं की शिकें शामिल की गई। लेकिन कानून साजी अपनी जगह और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें किस तरह से सज़ाएं दी जाती हैं, ये भी हमारे सामने मामला है। लेकिन हकीकत ये है नाज़रीन के जो जिनसी दरिंदे हैं आज भी हमारे आसपास आज़ाद घूम रहे हैं। ऐसे में वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में आगाह करें, अपना रोल ज़रूर निभाएं। स्कूल और महल्ले में बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और मशकूक जो लोग हैं उन पर नज़र रखी जाए। याद रखिए कि एक लम्हे की आपकी जो गफलत है आप और आपके बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन सकती है। ट्रॉमाटाइज्ड फिर हम देखते हैं कि ऐसी जनरेशन आगे बढ़ती है। प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।